नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताते चले। टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहे। तो दिल्ली से यह खबर आपको बताते चले, बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और ये जानकारी सामने आ रही है जब टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। और करें तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए इस बैठक की अध्यक्षता की। और बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहे, साथ ही साथ अन्य मौजूद जो जिम्मेदार आला दर्जे के नेता हैं वो भी इसमें शामिल हुए। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई। वाई से जेड श्रेणी में बदला गया सुरक्षा कवर। सीआरपीएफ ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो ये जानकारी भी सामने आ रही है। अब वाई से जेड श्रेणी में सुरक्षा कवर बदला गया है। सीआरपीएफ ने अब सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। खालिस्तानी खतरे के चलते ये फैसला लिया गया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी कि वाई से बढ़ाकर जेड श्रेणी में अब उनके सुरक्षा को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीआरपीएफ की कमांडो टीम उनकी सुरक्षा अब संभालेगी। वहीं 14 से 15 सशस्त्र कमांडो 24 घंटे देश भर में जयशंकर के साथ ही तैनात रहेंगे। बताया भी जा रहा है कि खालिस्तानी जो तत्व हैं उनसे खतरे की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताते चले, विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब 24 घंटे उनके साथ जो है सुरक्षा कवर जेड श्रेणी की रहेगी। पहले वाई श्रेणी की मिल रही थी और अब इसे बढ़ाकर जेड श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये बड़ा फैसला। अब सीआरपीएफ की कमांडो टीम उनकी सुरक्षा संभालेगी। 14 से 15 सशस्त्र कमांडो 24 घंटे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ देश भर में उनके साथ साथ तैनात रहेंगे। और बताया जा रहा है जो खालिस्तानी आतंकी है, खालिस्तानी लोग हैं, इन तमाम लोगों के खतरे को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ते आगे, ग्रीस में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। क्रीट द्वीप के पास भूकंप का केंद्र था और तेल अवीव तक इस झटके को महसूस किया गया है। दक्षिणी ग्रीस में सुनामी भी अलर्ट किया गया है। इसको लेकर आपको बताते चले, तेल अवीव तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, यानी कि भूकंप लगातार अलग अलग देशों में दिनों देखने को मिल रहा है। ग्रीस में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और क्रीट द्वीप के पास भूकंप का केंद्र था और इसका झटका जो है तेल अवीव तक महसूस किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, सुनामी को भी लेकर अलर्ट किया गया है। ग्रीस के क्रीट द्वीप में गुरुवार को जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.3 तीव्रता का ये भूकंप आया। अमेरिकी एजेंसी यूएसजीएस ने इसकी तीव्रता 6.1 बताई है। हालांकि देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक कह सकते हैं कि झटका जरूर लोगों ने महसूस किया होगा, वहां रहने वाले जो लोग हैं। भूकंप का केंद्र कासोस द्वीप के पास समुद्र में था और झटके दूर तेल अवीव तक जो है महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की गहराई ज्यादा होने के चलते कासोस, कार्पाथोस और क्रीट जैसे द्वीपों पर बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं राहत रही है। फिर भी दक्षिणी ग्रीस में एहतियातन सुनामी अलर्ट किया गया है। बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी जानकारी आपको बताते चले। सीसी नियुक्ति प्रक्रिया पर आज सुनवाई। सीजीआई को हटाने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने नई चयन समिति पर उठाए सवाल। दांव पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता
याचिकाकर्ताओं ने नए चयन की जो नीति है इस समिति पर सवाल उठाए हैं। सीजीआई को हटाने के खिलाफ याचिकाएं, सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर आज सुनवाई होगी। वहीं दांव पर आयोग की स्वतंत्रता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मुद्दे को लेकर सुनवाई होने जा रही है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने साल 2023 के कानून पर सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर सुनवाई है, जिसमें चयन समिति से सीजीआई को बाहर कर दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में निर्देश दिया था कि ऐसी समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल होने चाहिए और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया जा रहा है। और आज सुनवाई इसी मसले पर होनी है, जो कि बेहद निर्णायक हो सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा और बेहद अहम, सभी की निगाहें इस तरफ टिकी हुई है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर कह सकते हैं, जिस तरीके से इसको लेकर मामला दर्ज किया गया था, याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए सवाल भी उठाए थे और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। बढ़ते हैं आगे। जस्टिस गवाई लेंगे सीजीआई पद की शपथ। भारत को मिलेगा पहले दलित सीजीआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी सीजीआई की शपथ। 6 महीने का होगा कार्यकाल। तो ये जानकारी सामने आ रही, जहां भारत को पहला दलित सीजीआई मिलने जा रहा है। 6 महीने का कार्यकाल होगा और ये शपथ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएगी। दिल्ली से यह खबर आपको बताते चले, जस्टिस गवाई सीजीआई पद की शपथ लेने जा रहे हैं और भारत को पहला दलित सीजीआई मिलने जा रहा है, जो कि कह सकते हैं एक आदिवासी, जैसा कि हमने देखा है हमारे देश में जो भी तमाम आदिवासी हो, दलित हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं बड़े पद पर आसीन किया गया है। और इसी के तहत एक बार फिर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है शपथ दिलाएंगी। 6 महीने का कार्यकाल बताया जा रहा है। देश की न्यायपालिका में के जो इतिहास है, इसमें एक नया अध्याय आज जुड़ने जा रहा है। जस्टिस BR गवई भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। जस्टिस गवई देश के पहले दलित सीजीआई बनने जा रहे हैं और उनका कार्यकाल करीब 6 महीने का होगा। वे सामाजिक न्याय और संविधान मूल्यों के पक्षधर माने जाते हैं और इसी के तहत उन्हें ये जिम्मेदारी अब दी जा रही है। इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, भारत पाक युद्ध विराम का श्रेय ट्रंप ने लिया। ट्रंप ने गिनाई कूटनीतिक सफलता और भारत पाक की ओर से मामले पर चुप्पी साधी जा रही है। तो सऊदी अरब में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बात करें और एक बार फिर से जो है दोबारा उन्होंने पद संभाला है और तब से लगातार उनका वो जो एक कह सकते हैं कि आक्रामक रूप की बात करें या फिर जो वो अपने अंदाज में तमाम चीजें रखते हैं, बातचीत रखते हैं। दोबारा से भी कार्यभार संभालने के बाद अब एक बार फिर जब भारत और पाकिस्तान की बात आई है, तो यहां भी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो अपना आक्रामक रवैया है वो लगातार अपनाए नजर आते हैं और फिर बड़े ही बेबाकी से उन्होंने ये बड़ा दावा कर दिया है कि उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम हुआ था। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। हालांकि इस बयान पर ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप ने पहले भी ऐसे दावे किए हैं, यानी कि अपने पहले और दूसरे दोनों ही कार्यकाल में इस तरह के दावेदारी डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे हैं और अब भारत पाक मसले पर भी ये बड़ा दावा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। और बढ़ते हैं आगे। एक और जानकारी आपको बताते चले, झारखंड में बीजेपी की तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित बाबूलाल मरांडी लेंगे
यात्रा में हिस्सा यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित ये यात्रा निकाली जा रही है। झारखंड में बीजेपी की तिरंगा यात्रा और बाबूलाल मरांडी इस यात्रा का हिस्सा होंगे और महिला सशक्तिकरण पर भी इस पर फोकस रहेगा। इस दौरान झारखंड में आज से भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है और यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित है, जिसका उद्देश्य सेना की वीरता और समर्पण को सम्मान देना है। राज्य की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान महिला मोर्चा द्वारा महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। यात्रा का समापन आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में जो है यात्रा निकाली जा रही है और अब झारखंड में भी तिरंगा यात्रा, जहां महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस होगा और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का प्रस्तुतिकरण, अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान का आयोजन की प्रदेश कार्यशाला में सीएम योगी शिरकत करेंगे और कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी हिस्सा लेंगे। शाम को 6 बजे नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का प्रस्तुतिकरण है। आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो ये जानकारी लखनऊ से आपको बताते चले। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई सारे कार्यक्रम हैं और बताया जा रहा है अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान का आयोजन और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यानी कि दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ अगर हम शाम को बात करें तो 6 बजे नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। देहरादून से खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। शौर्य स्थल चीड़ बाग से गांधी पार्क तक निकलेगी यात्रा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी और सचिवालय भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो शौर्य स्थल चीड़ की बात करें तो बाग से गांधी पार्क तक ये यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय तक सीएम पहुंचेंगे, सचिवालय जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बताते चले तिरंगा यात्रा, जो कि बताते चले तिरंगा शौर्य सम्मान और इन दिनों जो भी भारत पाकिस्तान के बीच हालात रहे हैं, इसी को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। और वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मंत्री ए नमसिवायम भी मौजूद रहे। बैठक में कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े बिंदुओं पर महत्वपूर्ण और विस्तारपूर्ण चर्चा की गई। तो अमित शाह की समीक्षा बैठक और इस दौरान कई सारी चीजों को लेकर बातचीत और समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और वहीं बढ़ते हैं आगे। एक और जानकारी आपको बताते चले, असम में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। असम में पंचायत चुनाव 2025 में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है और इस जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर राज्य की जनता का आभार जताया है और शाह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन केंद्रित नीतियों का समर्थन बताया और कहा कि इसे असम में शांति और समृद्धि का नया युग
शुरू हुआ है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि इससे असम में शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हो रहा है। यानी कि एक बार फिर भाजपा को पंचायत चुनाव में भी जीत मिली है। एनडीए को कह सकते हैं कि समर्थन जनता का मिला है और इसी के तहत ये पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और नाटकीय तरीकों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि 4 दिनों तक सीमा पर संघर्ष के बाद और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका को बीच बचाव के लिए टेबल पर आने को कहा और उसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत के पास फोन आता है कि युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी भी है। इसके बाद भारत ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भारत ही नहीं, पाकिस्तान शांति की पहल करने अब बाहर आए और भारत से आग्रह करे कि टेबल पर बैठकर हम लोग मसले का हल निकालते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ के पास फोन आता है कि तत्काल प्रभाव से दोनों देश युद्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। हालांकि इसके 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया और ये सब एक नाटक की तरह लग रहा था। युद्ध का शुरू होना, अमेरिका का युद्ध से कोई मतलब नहीं होना और अचानक युद्ध के बीच कूद पड़ना, सब एक तरह अचानक ही हुआ। लेकिन जो बताया समझाया जा रहा है, क्या वही सच या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? देखते हैं ये रिपोर्ट। पर्दे के पीछे की बातचीत और अमेरिका की भूमिका। भारत पाकिस्तान के बीच कैसे रुका संघर्ष? क्या कई देशों की थी इसमें भूमिका? दरअसल पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम के बाद अमेरिका की टीम रावलपिंडी पहुंची। अब इसमें यहां से कई कहानियों को जन्म दे दिया गया। एक कहानी आ रही है कि टीम के द्वारा नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। वहीं दूसरी कहानी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुए हैं, पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षा प्रभावित हुए हैं, इसलिए अमेरिका संतुष्ट होना चाहता है कि परमाणु हथियार किसी गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये कितना सच और कितना फसाना है, ये सरकार को आकर क्लियर करना चाहिए। वहीं एक कहानी ये भी बन रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान में चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया है। अब पाकिस्तान के बारे में क्या बताएं, उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जिसने पैसा दिया उसके साथ हो गया। वहीं एक कहानी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का 9 मई को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को किया गया फोन कॉल संभवतः निर्णायक बिंदु रहा होगा, क्योंकि अलग अलग देश के नेताओं ने इस युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि नेताओं की भूमिका के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं जानते, लेकिन पिछले 3 दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि कम से कम 3 देश तनाव कम करने के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि इस कूटनीति में 3 दर्जन देश शामिल है। इसमें तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल है। हालांकि 3 दर्जन देश की बात गलत मालूम होती है और ऐसे भी पाकिस्तान के मंत्रियों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वे लोग हमेशा अपने लोगों को अंधेरे में रखने के सिवा और कुछ नहीं करते। हालांकि अमेरिका शुरुआत में अलग थलग सा दिखाई दिया था। जैसे ही तनाव बढ़ा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि मैं दोनों देशों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इन दोनों देशों के नेताओं से इसे सुलझाते हुए देखना चाहता हूं और मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। उम्मीद है कि वे अब रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक अमेरिका बीच में कूद पड़ा और पाकिस्तान पर अचानक युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने लगा। तो एक बात स्पष्ट होना चाहिए, अमेरिका एक व्यापारिक देश है। उसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिखा होगा जिसके लिए वह आगे आया। वो पाकिस्तान में अपना आर्थिक हित हो सकता है, चीन की तकनीक को पाना हो सकता है, या फिर जो IMF ने लोन दिया हो
उसकी उगाही हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई और दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता है। वहीं बारह खाने से ये भी कहानी निकलकर सामने आ रही है। जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई तो दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता था। पाकिस्तान कमांड अथॉरिटी देश के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखती है और उसके इस्तेमाल संबंधी फैसले लेती है। यह वही समय था जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका को लगा कि अब इससे बाहर रहना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका के व्यापक रणनीति और आर्थिक हितों ने अमेरिकी प्रशासन को दोनों परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों को तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक बढ़त दी। हालांकि इस बात में जिस एक चीज ने मदद की है वो है अमेरिका का भारत के साथ गहरा होता संबंध। लेकिन क्रेडिट वॉर में ट्रंप बाजी मार गए और यहीं से सारा रायता फैल गया, क्योंकि भारत की जनता भी युद्ध नहीं चाहती, लेकिन इस तरह नहीं कि कोई तीसरा आए और बीच का मुखिया बन जाए। लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध विराम किसी तीसरे पक्ष के बीच में आने से नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने फैसला लिया है। वहीं भारत ने इस दौर में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारा ऐसा कोई ठिकाना नहीं जो भारत अगर चाह ले और वह बच जाए। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर पर्दे के पीछे कई कहानियां चल रही हैं, कूटनीतिक दबाव और रणनीति की। अमेरिका ने अचानक हस्तक्षेप क्यों किया? जानकार मानते हैं पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों और चीन से जुड़ी तकनीक को लेकर अमेरिका चिंतित था। वहीं पाकिस्तान ने जब परमाणु संकेत दिए तो अमेरिका को लगा कि अब तटस्थ रहना संभव नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब ने तनाव घटाने की भूमिका निभाई, लेकिन क्रेडिट की दौड़ में ट्रंप आगे निकल गए। लेकिन भारत ने स्पष्ट रुख किया कि यह संघर्ष विराम उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मजबूरी का नतीजा है। और ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने देश को बड़ी जानकारी दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारत ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि निर्णायक हमला किया और यह पूरी तरह योजनाबद्ध और रणनीतिक कार्रवाई थी। सेना ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। मुरीदको और बहावलपुर जैसे इलाकों में हुए इन हमलों में करीब 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें टॉप कमांडर यूसुफ अजहर, मुदस्सिर खास और हाफिज जमील शामिल थे। और सेना ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम, चकलाला एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया गया। डीजीएमओ ने इस दौरान चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हरकत की तो जवाब और भी भारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। एयर मार्शल ए के भारतीय डीजी एयर ऑपरेशन और डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। सेना ने बताया कि आतंकियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया गया है और करीब 100 आतंकवादी मार गिराए हैं। इनमें जैश के सरगना मसूद अजहर का करीबी यूसुफ अजहर और लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सिर खास हाफिज जमील शामिल है। उन्होंने बताया कि हमारा निशाना साफ था, सिर्फ आतंकवाद। हमने पाकिस्तानी नागरिकों या आम ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन सटीक और सोच समझकर किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मुरीदको और बहावलपुर जैसे शहरों में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इन इलाकों में लश्कर और जैश के अड्डे सालों से काम कर रहे थे। वायुसेना ने 4 मिसाइलें गिराकर मुरीदके के टॉप ट्रेनिंग कैंप को जमींदोज कर दिया। एयर मार्शल के अनुसार हमारा मकसद आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करना था और हमने वही किया। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने अपने कई एयरबेस, खासकर चकलाला एयरबेस को आतंकियों की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसे भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 बड़े रडार सिस्टम भी इस कार्रवाई में ध्वस्त कर दिए गए। भारत की ये कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक भी थी, क्योंकि पहली बार भारत ने पाक की एयरबेस और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर यह संदेश दिया कि अगर हमला आतंकियों से होगा तो जवाब देश के सैन्य आधारों तक पहुंचेगा। सेना ने यह भी खुलासा किया कि 9 मई की रात भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण मुकाबला हुआ।
इसमें पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 अहम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आगे डीजीएमओ ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। बीते दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद डर के मारे बात करने की पेशकश की और भारत ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो जवाब पहले से भी ज्यादा तगड़ा होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक सोमवार को होना है। वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि हर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सेना की रणनीति स्पष्ट है। शांति अगर पाकिस्तान चाहता है तो कार्रवाई बंद करे, वरना भारत की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह पाकिस्तान को चेतावनी भी थी। आतंक के साथ खड़ा रहोगे तो नतीजा भुगतोगे। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आतंकवाद को लेकर कितना गंभीर है और ये भी देख रही है कि अब भारत केवल बयान नहीं देता, जवाब भी देता है। और फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।